हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप लोगों के एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से चल रही होगी। सो अब लगभग कितने दिन बचे हुए आपके एग्जाम्स के? ये जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज है 22 सितंबर 2022। तो लगभग आपके पास अभी कुछ 38 दिन बचे हुए, 38 डेज, अप्रोक्सीमेटली 39 डेज बचे हुए बिफोर योर एग्जाम्स। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, व्हाट शुड बी अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉर व्हाट योर सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स पेपर। आपके डायरेक्ट टैक्स पेपर के लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? ओके, कौन से टॉपिक्स पे कितना फोकस करना चाहिए, कौन से टॉपिक्स पे कम फोकस करना चाहिए, कौन से टॉपिक पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करोगे तो भी चलेगा। अ काइंड ऑफ एबीसी एनालिसिस और एक्स वाई जेड एनालिसिस, वॉट एवर यू वांट टू से, आप इसे जो भी कहना चाहते हो आप कह सकते हो, ठीक है। बट मैं एज अ प्रोफेसर और आप एज अ स्टूडेंट, हमको दोनों को ये पता है दैट सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इतना विशाल सब्जेक्ट है। और ये पेपर नंबर 7 है, पेपर नंबर 1 नहीं है। पेपर नंबर 1 होता तो हम एग्जाम के पहले 10 दिन पहले से पढ़ाई शुरू कर देते। अब क्योंकि ये पेपर नंबर 7 है, हमारे पास लगभग एक दिन है। एक दिन और थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोल दो आप, अगर सेफर साइड पे एकदम कंजर्वेटिव रहना, एकदम से आप एकदम ऑप्टिमिस्टिक रहते हो लाइफ में, ठीक है, एकदम अच्छा सोचते हो, तो 1.5 दिन है आपके पास, ठीक है। और अगर एकदम पेसिमिस्टिक रहते हो कंजर्वेटिव साइड पे तो एक दिन है। तो 1 से 1.5 दिन है आपके पास। उसके अंदर आप कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करोगे, कौन से टॉपिक्स पे कम फोकस करोगे, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। द रीजन इज वेरी सिंपल। आप कितने भी बड़े 30 मार्क खाओ बेटा, ठीक है, या मैं खुद भी हूँ एज अ प्रोफेसर, अगर मैं खुद भी एज अ स्टूडेंट बैठूं और सुबह से लेकर रात तक पढ़ने को चालू कर दूं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है, कि मैं 24 घंटे के अंदर पूरा का पूरा इतना विशाल सब्जेक्ट खत्म कर सकूं। देयरफॉर एज अ स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए, प्रायोरिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। आपको पता होना चाहिए इन डायरेक्ट टैक्स पेपर कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं अगर कर लूं अच्छे से तो 100% मुझे 50 मार्क तो आ ही जाएंगे, आंख बंद करके 50 मार्क आ जाएंगे। अगर इतने टॉपिक्स में अच्छे से कर लूं तो 50 मार्क पक्के। और ये जो बचे हुए टॉपिक है ये थोड़े से मिड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं, लेस इंपॉर्टेंट भी नहीं, और ये जो टॉपिक्स है ये एकदम लीस्ट इंपॉर्टेंट है। उनका 1% 2% चांस है एग्जाम में आना। देयरफॉर आज के हम लोग इस सेशन के अंदर हम लोग यही करेंगे। हमारा पहला मंत्र तो हमेशा यही रहता है कि कॉम्प्रिहेंसिवनेस, आपको हर चीज पढ़ के जाना चाहिए, लेकिन ये बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है। जब इंसान बैठता है पढ़ने के लिए तो उतना आसान नहीं होता है। आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ अगर आप इस बात से अग्री करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है। कि बोलने के लिए बहुत आसान है, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, सब कुछ पढ़ के जाओ, हर प्रोफेसर बोलेगा सब कुछ पढ़ के जाओ, सब कुछ पढ़ के जाओ। लेकिन जब स्टूडेंट बैठता है पढ़ने के लिए, आप खुद नीचे कमेंट करके बताना क्या ये पॉसिबल है। 99.9% स्टूडेंट से ये पॉसिबल नहीं होता है कि वो पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ के जाए। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस। ये एनालिसिस सारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके सिलेबस के लिए। आप कितना भी पढ़ाई करो, आप कितनी भी मेहनत करो, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट स्टडीज भी साथ में करना बहुत जरूरी है। तो ये जो स्ट्रेटेजी हम लोग आज अपनाने वाले हैं ये एक स्मार्ट स्टडी के तौर पे एक हमारा एक क्या है, एक हमारा एक ऑब्जेक्टिव है जिसको हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आप लोगों का, एज यू ऑल आर वेरी बिजी इन योर स्टडीज, आई डोंट वांट टू वेस्ट, मैं आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। बिकॉज आज की तारीख में आपका समय मेरे समय से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई एम डायरेक्टली, मैं डायरेक्टली जा रहा हूँ मुद्दे पर, और मुद्दे पर आकर मैं आपको बता देता हूँ आपको कौन से टॉपिक्स को आपको अपने नस नस के अंदर घुसेड़ देना है। नस नस में घुसेड़ देना है इन सारे टॉपिक्स को। अगर इन सारे टॉपिक्स को आप अपने नस में घुसेड़ दोगे, बहुत अच्छे से पढ़ लोगे, बहुत अच्छे से का मतलब क्या होता है वो भी मैं बताता हूँ आपको, तो आपको इस दुनिया में एग्जामेशन लाने से कोई नहीं रोक सकता है। बिलीव मी, कोई नहीं रोक सकता आपको एग्जामेशन लाने से। ओके, सो आपको क्या करना है, आपको ये जो यहाँ पर सेक्शन ए में जो टॉपिक्स दी गई है ये आपको बहुत अच्छे से करनी है, बहुत अच्छे से। पीजीबीपी, पहला क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन, 14 मार्क डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पीजीबीपी पे आने वाला है। आपको ये बहुत अच्छे से करके जाना है, बहुत अच्छे से, सारे पीजीबीपी के डिडक्शंस, डिसअलावेंसेस, सब कुछ, चार्जिंग सेक्शन सब अच्छे से पढ़ के जाना है। 14 से 18 मार्क का आपको पीजीबीपी में से आ जाएगा। उसमें से 14 मार्क का तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन आने ही वाला है, वो भी कंपलसरी क्वेश्चन, आप ऑप्शन भी नहीं छोड़ सकते उसको, ठीक है, ये पहली चीज, ठीक है। अब पीजीबीपी के साथ असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज करके टॉपिक है, उसके अंदर मैट और एएमटी बहुत अच्छे से करके जाना। लास्ट अटेम्प्ट में मैट नहीं आया था तो इस बार मैट आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, तो उस पर ज्यादा फोकस करना। फॉर्म हाँ मॉडरेट इंपॉर्टेंट है, एओपी मॉडरेट इंपॉर्टेंट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी लेस इंपॉर्टेंट है। मैट विद इंडियस वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से करके जाना, 3-4 मार्क का क्वेश्चन उस पर आ सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है।
प्रॉफिट लिंक डिडक्शन नॉट मच इंपॉर्टेंट, उसमें सिर्फ आप 80 IAC अच्छे से देख लेना, 80 IBA अच्छे से देख लेना, जो एलिजिबल स्टार्टअप और हाउसिंग प्रोजेक्ट के ऊपर था, वो दो ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉफिट लिंक डिडक्शन से, ठीक है। उसके बाद टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट, एग्जिट टैक्स, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये दोनों एक ही टॉपिक है, आप इसको साथ में पढ़ो अलग पढ़ो आपकी मर्जी, ठीक है। उसमें से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आना बनता ही है 8 मार्क का 100%। ये जो भी टॉपिक्स मैंने सेक्शन ए में लिखा हूं ना, ये आपको एग्जाम में दिखने ही वाले हैं, तो एक समझदारी वाला काम करो ना। जब आपको पता है ये टॉपिक्स एग्जाम में आने ही वाले हैं, इनके बगैर पेपर बनता ही नहीं है, बनता ही नहीं है इनके बगैर पेपर। आप उठा के देख लो पिछले 10 अटेम्प्ट का पेपर, आप एक अटेम्प्ट बता देना जिसमें ये टॉपिक्स नहीं आए थे, एक अटेम्प्ट नहीं बता सकते हो आप जिसमें ये टॉपिक्स नहीं आए थे, एक अटेम्प्ट बता दो बिना पीजीबीपी के, एक अटेम्प्ट बता दो बिना टीडीएस के, एक अटेम्प्ट बता दो बिना ट्रस्ट के। सवाल ही नहीं उठता है। जब आपको पता है, जब आपको पता है कि इसमें से कुछ भी एग्जाम में मिस होने ही नहीं वाला है, सब आने वाला है, तो फिर तो आप बेवकूफ हो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ के नहीं जाते हो तो। सही बात है कि नहीं बेटा? जब आपको पता है कि इतना विशाल सब्जेक्ट है, उसमें से कुछ टॉपिक्स तो आने ही वाले हैं, तो आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। बस यही मैं आपका अटेंशन ग्रैब करना चाह रहा हूं यहां पर। मुझे पता है आप में से बहुत से लोगों को पता है कि ये सब आता ही है, लेकिन आपको इंपॉर्टेंस क्रिएट करने जा रहा हूं भाई। इन टॉपिक्स को हल्के में मत लेना, इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी मजाक में मत लेना, बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, एक एक पॉइंट को अंदर से देख के जाना, डिटेल में पढ़ के जाना, ऊपर ऊपर से उड़ा के नहीं जाना, ठीक है। बस यही बोलना चाह रहा हूं मैं, और मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है आज के इस सेशन का, बस और कुछ नहीं, एक इंपॉर्टेंस क्रिएट करना चाह रहा हूं और कुछ नहीं। नेक्स्ट, ट्रस्ट पे क्या आएगा सर? इस बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने का ज्यादा चांस है, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में थियरी क्वेश्चन आया था ट्रस्ट पे, दो मार्क के छोटे छोटे थियरी आए थे, तो इस बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने का ज्यादा चांस है। टीडीएस टीसीएस पे तो डायरेक्टली नॉर्मली अमेंडमेंट सारे अच्छे से पढ़ के जाना, बिकॉज ज्यादातर अमेंडमेंट्स ही आएंगे 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 टीडीएस के ऊपर, ठीक है। दो मार्क की छोटी छोटी केस स्टडी आएगी, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, ठीक है। नॉन रेसिडेंट चैप्टर के अंदर आप है ना, लास्ट अटेम्प्ट का मॉक टेस्ट पेपर, दोनों मॉक टेस्ट पेपर, लास्ट अटेम्प्ट का आरटीपी, इस अटेम्प्ट का मॉक टेस्ट पेपर, इस अटेम्प्ट का आरटीपी, ये दोनों करके जाना। उसमें जो भी नॉन रेसिडेंट के सम्स आते हैं मोर और लेस वैसा ही सम आएगा एग्जाम के अंदर, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। क्योंकि जनरली प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है नॉन रेसिडेंट के ऊपर, या तो फिर नॉन रेसिडेंट के ऊपर या तो एनआरआई के ऊपर, दोनों में से किसी भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, आप अच्छे से करके जाना, ठीक है। आप अपनी टेक्स्ट बुक में से भी देख सकते हो, अपने चैलेंजिंग क्वेश्चन वाले पार्ट से भी देख सकते हो, या तो आप पिछला मॉक टेस्ट पेपर May 22 वाला या अभी वाला मॉक टेस्ट पेपर, उसके पीछे का मॉक टेस्ट पेपर मत देखना, क्योंकि वो अपडेटेड नहीं होता है, अपडेटेड नहीं होता है, फिर उसमें अमेंडमेंट्स आपको अलग से देखना पड़ता है, वो मगजमारी वाला काम है। तो आप May 22 वाले 2 मॉक टेस्ट है, November 22 वाले 2 मॉक टेस्ट है, 4 पेपर हो गए। नवंबर वाला तो आया नहीं अब तक, जब भी आएगा देख लेना। May 22 का एक आरटीपी है, November 22 का एक आरटीपी, 6 पेपर है ना, बस हो गया, 6 पेपर देख लोगे काफी इनफ है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफर प्राइसिंग आना ही है एग्जाम में, आना ही है, इसके बगैर पेपर कंप्लीट नहीं होगा, भले 4 मार्क का है या 8 मार्क का है, 10 मार्क का है, 12 मार्क का है या 15 मार्क का है, मुझे नहीं पता कितने मार्क्स का आएगा, लेकिन आना ही है, उसके बगैर पेपर इनकम्प्लीट है। उसके बाद डीटी डबल ए पर एक यूनिलैटरल रिलीफ पे क्वेश्चन जनरली आता है, आता ही है। उसके साथ एफटीसी पर भी आ गया था लास्ट अटेम्प्ट में, लास्ट अटेम्प्ट में एफटीसी के साथ साथ डीटी डबल ए का क्वेश्चन आना ही है। और साथ साथ में चैप्टर 6 के डिडक्शंस भी कर लेना है, क्योंकि जब तक आपको चैप्टर 6 के डिडक्शंस नहीं आएंगे तब तक आपको डीटीडबलए प्रोविजन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि डीटीडबलए यूनिलैटरल रिलीफ के अंदर आपको चैप्टर 6 के डिडक्शंस पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप इंडिविजुअल का कंप्यूट करते हो इनकम, तो आपको वहां पर क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए एटीसी में क्या मिलता है, एटीडी में क्या मिलता है, एटीई में क्या मिलता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ओके। देन कम्स व्हाट, मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड पे लिखकर भी रखा हूं कौन सा क्वेश्चन आने की सारी उम्मीद है एग्जाम के अंदर। ऑल्टरनेटिव टैक्स रेजिम बहुत इंपॉर्टेंट है, 115 बीएससी इंडिविजुअल एचयूएफ बहुत इंपॉर्टेंट, 115 बीडबलए बीएबी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजन चाहिए। ये तो अल्टरनेटिव टैक्स रेजिम आपको क्या आएगा, एमसीक्यूज में भी आ सकता है, आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो पीजीबीबी क्वेश्चन है ना, उसके अंदर भी आपको कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी में अल्टरनेटिव टैक्स रेजिम डाल देंगे वो लोग, तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि अल्टरनेटिव टैक्स रेजिम में आ जाओगे तो टैक्स रेट बदल जाता है, और साथ साथ में आपको बहुत सारे पीजीबीपी के डिडक्शंस और चैप्टर 6 के डिडक्शंस नहीं मिलते हैं, बी वेरी केयरफुल। तो आपको छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना है, ये छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने के लिए आप मेरा यूट्यूब के ऊपर जो मैं अभी रिसेंटली शॉर्ट्स डाल रहा हूं, देखो छोटे छोटे माइन्यूट पॉइंट्स को पकड़ के, हिंदी में भी डाल रहा हूं, इंग्लिश में भी डाल रहा हूं, दोनों में डाल रहा हूं, आप वो वीडियो देख सकते हो, उसमें बारीक बारीक पॉइंट जो स्टूडेंट से मिस्टेक होती है एग्जाम के अंदर, उस पर मैंने शॉर्ट्स बना के डाले, आप चेक कर सकते हो। एंड देन मिसलेनियस अमेंडमेंट्स करके एक टॉपिक है जो अपन ने क्लास में किया था, अगर आपने मुझसे पढ़ा तो आपको पता होगा, आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरी समरी बुक डाउनलोड कर लो, कलर्ड बुक, और वेबसाइट पे से आपको पता चल जाएगा उसमें कौन कौन से प्रोविजन है। इसमें एक और टॉपिक भी ऐड करना चाहता हूं अगर आप चाहो तो, इक्वलाइजेशन लेवी, जनरली मैंने उसको यहां पर सेकंड में डाला हूं, सेकंड में डालने का रीजन ये है क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में उस पर पूछ लिया था, तो अभी थोड़े चांसेस कम है, लेकिन फिर भी वापस से भी पूछ सकते हो लोग, ठीक है। तो इक्वलाइजेशन लेवी वापस से पूछा जा सकता है, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विच इज इंट्रोड्यूस बाय फाइनेंस एक्ट 2016 एंड फाइनेंस एक्ट 2020। ये टॉपिक्स बेटा सुन लो अच्छे से, कान खोल के सभी लोग बहुत अच्छे से, ये टॉपिक्स आपके रग रग में घुस जानी चाहिए, रग रग में, एक एक पॉइंट इन टॉपिक्स का आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। वेर ऐसे एक एक पॉइंट, इन टॉपिक्स के सारे प्रोविजंस अच्छे से रटा होना चाहिए। सेक्शन नंबर आपकी मर्जी, याद रखना रखो, नहीं याद रखना है मत याद रखो। केस लॉ का नाम आपकी मर्जी, याद रखना है याद रखो, नहीं याद रखना है मत याद रखो, लेकिन प्रायोरिटी वो नहीं होना चाहिए, प्रायोरिटी आपका प्रोविजन होना चाहिए। प्रोविजन को अच्छे से डिटेल में पढ़ो, डिटेल में पढ़ने के बाद अपने रिवीजन वीडियोस देख लो अच्छे से, बहुत ज्यादा डिटेल में वहां पर कवर्ड है हम लोग का पूरा प्रोविजन, ठीक है। और उसके बाद में आप इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे कर लो, ठीक है।
क्वेश्चन कहां से करोगे? अपनी क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन कर लो, ठीक है, जिसमें पूरा आईसीआई मटेरियल, सारे अमेंडमेंट अमेंडमेंट सब कवर्ड है, ठीक है। उसके बाद आप मई 22, नवंबर 22, मई 22, नवंबर 22 का आरटीपी और मॉक टेस्ट, 6 पेपर है, ये 6 कर लो बस, काफी है, उससे ज्यादा आप कर नहीं पाओगे। इंसान की लिमिटेशन भी तो होती है ना, उससे ज्यादा क्या करेगा इंसान। ये 6 पेपर कर लो बस, हो गया। मैक्स टू मैक्स अगर मई 22 का सजेस्टेड आंसर आ गया वो भी देखना है तो वो भी देख लो, ठीक है। 7 पेपर कर लो बस, इतना कर लोगे इन सारे टॉपिक्स में तो मेरे हिसाब से आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अपना टारगेट क्या होना चाहिए पता है इसमें बेटा, सब लोग का? ये 60 मार्क का अगर आता है ना तो इसमें हमारा टारगेट 45 मार्क होना चाहिए। 45 मार्क्स हमारा टारगेट इधर होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। इतना अच्छे से पढ़ के जाना है। जब हमको पता है इसमें से 55 मार्क या 60 मार्क का आने वाला है तो हम लोग इसको इतना अच्छे से रट्टा मार लेंगे, इतना अच्छे से कि एग्जाम के दिन भगवान ना करे कभी बीमार भी पड़ जाओ और समय नहीं मिले पढ़ने का, और मेरे में ताकत ही नहीं है पढ़ने की क्योंकि मैं बीमार पड़ गया हूं, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, और अगर समय नहीं मिले, पढ़ने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, तो भी ये टॉपिक्स तो हमारे रग रग में ऐसी घुसी हुई है कि भाई कभी भी उठा लो, आधी रात में ऐसा चमाट मार के उठा दो, मैं इनके प्रोविजंस आपके मुंह पे मार दूंगा, ठीक है। इस तरीके से आप मुझे जवाब दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है। देयरफॉर ये टॉपिक्स बड़ी घड़ी घड़ी में सिर्फ इंपॉर्टेंस क्रिएट करना है और कुछ नहीं, ये सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से करना है बेटा, मैं हाथ जोड़ के आप सबसे विनती करता हूं, ठीक है। नाउ सेकंड बी सेक्शन में, बी सेक्शन में देखो कुछ टॉपिक्स है जिसके अंदर कुछ प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स में अमेंडमेंट्स बहुत अच्छे से करके जाना, स्पेशली 9B45 लास्ट अटेम्प्ट में आया नहीं था, इस अटेम्प्ट में 99% चांस है उस पे आने वाला है, ठीक है। 1010D लास्ट अटेम्प्ट में आया नहीं था, इस अटेम्प्ट में 99% चांसेस है कि वो प्रोवाइजो जो है ना यूलिप वाला 2.5 लाख रुपए वाला, वो यहां पर आ सकता है। और उस पे देखो आरटीपी के अंदर इंस्टीट्यूट ने अमेंडमेंट भी डाला है उस पे, ठीक है, स्टैट्यूटरी अपडेट्स में उस पे बहुत सारे क्वेश्चन डाले जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए यूट्यूब के ऊपर, आप चेक कर सकते हो। स्लम सेल लास्ट अटेम्प्ट में वैसे आ गया था, इस टाइम पे आने के चांसेस कम है। उसके बाद डीमर्जर इंपॉर्टेंट है, बायबैक इंपॉर्टेंट है, स्टॉप इंपॉर्टेंट है, गिफ्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे प्रोविजन आप अच्छे से देखकर जाना। असेसमेंट में देखो देखो मैक्सिमम स्टूडेंट्स लोग को असेसमेंट में बहुत दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है उनको? मतलब समझने में, प्रैक्टिकलिटी में दिक्कत होती है, क्योंकि वो लोग प्रैक्टिकल लाइफ में काम नहीं करते और डिटेल में पढ़ते नहीं एकदम। अगर डिटेल में पढ़े होंगे तो भले प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं भी काम किया होगा ना तो भी आप उसको एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर पहली बात आपने प्रैक्टिकल लाइफ में काम नहीं किया, दूसरी बात आपने डिटेल में पढ़ा नहीं, तो फिर वहां पर आपको दिक्कत हो जाती है। बट दिक्कत हो जाती है तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि असेसमेंट जनरली इंस्टीट्यूट का बहुत फेवरेट पार्ट नहीं रहा है। ज्यादातर अटेम्प्ट में अगर आप देखो तो असेसमेंट 8 से 10 मार्क्स से ज्यादा इंस्टीट्यूट पूछता ही नहीं है, किसी किसी अटेम्प्ट में तो पूछता ही नहीं है 1 मार्क का भी। तो देयरफॉर इतना ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है असेसमेंट। असेसमेंट कोई पीजीबी भी नहीं है जो आना ही है 14 मार्क के लिए। असेसमेंट कोई टीडीएस नहीं है जो 100% उस पर क्वेश्चन आना ही है। तो टीडीएस क्या है? एक छोटा टॉपिक है, एक छोटा टॉपिक पढ़ के अगर पता चलता है 8 से 10 मार्क आएगा तो समझ में आता है, लेकिन असेसमेंट बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें बहुत सारी चीजें। इतना कुछ पढ़ने के बाद अगर 8 से 10 मार्क का अटेम्प्ट करना है तो जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। मैं नहीं कहूंगा कि छोड़ दो, कोशिश करो। स्पेशली जो नया सेक्शन आया 147 वो तो बिल्कुल मत छोड़ना, सर्च एंड सीजर बिल्कुल मत छोड़ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। 143 मत छोड़ना, 144 मत छोड़ना, ये कुछ जो बड़े बड़े प्रोविजन है वो तो देख लो। बाकी छोटे छोटे प्रोविजन छोड़ दो अगर चाहिए तो, लाइक इनकम टैक्स अथॉरिटी और उसके पावर्स क्या होते हैं, छोड़ दो। वो कौन एक एक बारीक बारीक पावर याद रखता बैठेगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये वर्स्ट केस सिनेरियो में बोल रहा हूं, अगर आप पढ़ सकते हो तो सब पढ़ना चाहिए, अगर आप नहीं पढ़ सकते हो तो मैं बोल रहा हूं आप इन चीजों को स्किप कर सकते हो, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो। नाउ रेक्टिफिकेशन, चलो ठीक है, इजी है वो तो। पेनाल्टी मत छोड़ना, पेनाल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। और डीआरसी मत छोड़ना, क्योंकि डीआरसी पे फाइनेंस एक्ट 2021 पे अमेंडमेंट आ गया। व्हाट इज डीआरसी? डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी, ओके। 270A की पेनाल्टी मत छोड़ना, 269 एसएस 269 टी मत छोड़ना। जो आपका 269 एसएस 269 टी क्या है? जहां पर आप 20,000 रुपए का एक लोन लेते हो कैश में एक्सेट्रा, वो प्रोविजन है। और 269 एसटी जहां पर आप 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा का कैश किसी से एक्सेप्ट करते हो तो आप पे पेनाल्टी लग जाएगी। उसके बाद ये टॉपिक्स देखो, आपको करना है तो करो, क्योंकि ये जो 3 टॉपिक्स है ना, ये प्योर थियोरेटिकल टॉपिक्स है। मॉडल कन्वेंशन थियरी है, थियरी आएगा। एप्लीकेशन ऑफ ट्रीटीज थियरी आएगा, बेब्स थियरी। लेकिन अगर आपको पता है कि ये 3 चैप्टर पढ़ने से आपको 6 से 8 मार्क की थियरी एग्जाम में करेक्ट आने वाली है तो बेटर है कि पढ़ लो, अच्छी डील है। लेकिन आपको बहुत इरिटेटिंग लगता है तो उसको छोड़ दो, ठीक है। इक्वलाइजेशन लेवी मस्ट डू, मैंने आपको पहले बोला, इस पे वापस से क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम के अंदर। बिजनेस ट्रस्ट भी मस्ट डू, क्योंकि इस पे लास्ट अटेम्प्ट में पता है क्वेश्चन आ गया था 8 मार्क का, लेकिन इस अटेम्प्ट में थोड़ा सा इसका चांसेस कम है, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि बिजनेस ट्रस्ट एक ऐसा टॉपिक है जो बैक टू बैक इंस्टीट्यूट घड़ी घड़ी एक ही चीज पे, वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे पूछता नहीं। तो इस टाइम पे आपको क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है? एआईएफ इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के ज्यादा चांसेस है, या सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट का ज्यादा चांसेस है, बिजनेस ट्रस्ट का इतना ज्यादा चांस नहीं है, ठीक है। नाउ इसके बाद आपका आ जाता है सेक्शन 3। सेक्शन 3 के अंदर जो भी टॉपिक्स है ना, वो आप एग्जाम के दिन सबसे एंड में करना भाई। अगर आपके पास समय बचता है तो करो, नहीं बचता है तो आप उसको थोड़ा सा रिस्क लो फिर उसके अंदर, ठीक है। जैसे अपील्स के अंदर आप आ जाओगे, अपील्स एंड रिवीजन, इतनी मगजमारी है उसके अंदर, इतना पढ़ने के बाद क्या, इसके अंदर आप 2 चीज कर लो। आईटैट की अपील अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स है, वो अमेंडमेंट्स अच्छे से कर लोगे तो क्या है, एग्जाम में कम से कम एक चांस है कि अगर वो आता है तो कम से कम वो तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे। नहीं तो अपील्स के अंदर बहुत छोटे 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 बारीक प्रोसीजर है, उतने एग्जाम के दिन याद रखना मुश्किल हो जाता है। सेट ऑफ कैरी फॉर्मेट में सेक्शन 79 मत भूलना, 79 सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे सेक्शन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एडवांस टैक्स इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। एआईएफ सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चांसेस ज्यादा है क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में बिजनेस ट्रस्ट आ चुका था, तो इस अटेम्प्ट में एआईएफ या सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट आने के फुल चांसेस है। म्यूचुअल फंड इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। 10AA बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10AA का इंप्लीकेशन मैट और एएमटी के साथ आ सकता है। एएमटी के साथ जनरली 10AA और एएमटी को मिक्स करके इंस्टीट्यूट, पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी या इंडिविजुअल पे क्वेश्चन बनाता है और आपको बोलता है कि कंप्यूट टैक्स, ठीक है, बी वेरी केयरफुल।
वोडाफोन केस लॉ अभी तक तो सीए फाइनल के डायरेक्ट टैक्स पेपर में आज तक कभी पूछा नहीं है, अभी भी चांसेस है कि मुझे नहीं लगता है कि इतना ज्यादा कोई हाई इंपॉर्टेंट चीज है वोडाफोन केस लॉ। अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ो। एडवांस रूलिंग भी इतना ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। टनेज टैक्सेशन ये सब चीज एक एक बार कभी कभी कभार पूछने वाली चीज है। एप्लीकेशन वर्सेस डाइवर्जन ऑफ इनकम, सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो, गार अच्छे से कर लेना क्योंकि गार पे क्वेश्चन आते रहता है। लास्ट टाइम में भी 4 मार्क का क्वेश्चन गार पे आया था, ठीक है। फेसलेस स्कीम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सैलरी हाउस प्रॉपर्टी भी सीए फाइनल में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए क्या कर दिया, स्ट्राइक ऑफ कर दिया हूं। बट बिल्कुल भी ये एग्जाम में कभी आ गया तो बाद में मेरे पे ब्लेम मत डाल देना कि सर आपने बोला था मत पढ़ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मत पढ़ना, ये जो भी मैं स्ट्राइक ऑफ कर रहा हूं मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि मत पढ़ना। मैं कह रहा हूं कि इनको इनको इंपॉर्टेंस और प्रायोरिटी पहले मत दे देना, नहीं तो क्या होता है आपको पता नहीं रहता किसको प्रायोरिटी देना है किसको नहीं देना है। आप क्या करते हो, आपके पास एग्जाम के दिन समय लिमिटेड है। समय कितना है आपके पास, 1 दिन है, 1.5 दिन है। आप शुरू करते हो एडवांस टैक्स से, बेवकूफ जैसा। आप शुरू करते हो किससे से आप टनिश टैक्सेशन से शुरू करोगे, बोलोगे तो इजी टॉपिक है, इजी टॉपिक है, पहले ये खत्म कर देते। अरे इजी टॉपिक है मैं मानता हूं, लेकिन वो खत्म करने से अचीव क्या होने वाला है, कितने मार्क्स का आने वाला है, क्या आने भी वाला है, क्या श्योरिटी है। इससे बेटर है कि आप डिफिकल्ट टॉपिक पहले शुरू करो और जो मतलब आने वाला एग्जाम में जिसकी ज्यादा श्योरिटी है तो क्या होगा पता है, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई कम से कम इतना तो मुझे आता है। आप इन टॉपिक से शुरू करो ना सबसे पहले। आप इन टॉपिक से अगर शुरू करोगे तो सबसे पहले अगर आपका आधा समय भी इसमें चला जाता है ये सारे टॉपिक्स में, या अगर आपका 70% टाइम भी इन टॉपिक्स में चला जाता है तो कम से कम एक कॉन्फिडेंस तो है ना कि क्या 55 मार्क्स से 60 मार्क्स तक का पेपर हमने अच्छे से कर लिया है। बस अभी 60 मार्क्स का पेपर तो मैं लिख सकता हूँ, कम से कम इतना तो मेरा प्रिपरेशन हो गया है। चलो अभी बचा हुआ समय में दूसरी चीजों पे देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका है एनालिसिस स्ट्रेटेजी, ये कुछ टॉपिक से बेटा बिलीव मी। आप पेपर देखना, आंख बंद करके देख लेना, आप पेपर सेंटर के बाहर लेकर आना और मुझे बता देना, मुझे मैसेज कर देना। इन्हीं टॉपिक्स में से आने वाला है सब कुछ। इक्वलाइजेशन लेवी एक ऐड कर दो बस, इन्हीं टॉपिक्स में से आएगा। 70 मार्क का पेपर बोल रहा हूँ, वो तो मैं सेपर साइड पे 55 से 60 मार्क बोल रहा हूँ, इंक्लूडिंग एमसीक्यू था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 70 में से 60 मार्क इधर से आएगा, 100 में से 60 मार्क इधर से आएगा। अब इन टॉपिक्स में से एमसीक्यूज भी आ सकते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। सो दिस इज व्हाट योर एनालिसिस, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और बिल्कुल भी डरिए मत। सीए फाइनल के एग्जाम्स में बहुत डर लगता है, जनरली स्टूडेंट्स को डर लगता है, लगना चाहिए थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत डर होगा तो इंसान उस डर की वजह से क्या करता है, और मेहनत करता है, ठीक है। बट डर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। डर को ऐसा मत सोचो कि पूरा टाइम डरते ही रहो, ऐसा नहीं है। डर लगना चाहिए, कब लगना चाहिए, से किसी दिन आपने पूरी दिन ठीक से पढ़ाई नहीं की, आपने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया तो डर लगना चाहिए अंदर से कि ये यार आज मैंने समय बर्बाद किया, कल नहीं करूंगा। तो वो एक डर, एक लॉजिकल डर है, बहुत जरूरी डर है। लेकिन पूरा टाइम डरो मत, टेंशन मत लो इतना, ठीक है। अल्टीमेटली ये एग्जाम है, जिंदगी का एंड नहीं है, ठीक है। वर्स्ट टू वर्स्ट केस में क्या होगा, ठीक है। ऐसा सोचने का लाइफ में एकदम ओपन एटीट्यूड रखने का। वर्स्ट टू वर्स्ट केस में क्या होने वाला है, फेल हो जाओगे ना, क्या होगा, दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी, ठीक है। जो फेल हो जाता है सीए में, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिंदगी में कुछ करता नहीं है। हमेशा ये सोचना कि अपना एटीट्यूड को पॉजिटिव रखो बेटा, ठीक है। पढ़ रहे हम लोग पास होने के लिए, पढ़ रहे हम लोग अच्छे नंबर लाने के लिए, पढ़ रहे हम लोग रैंक लाने के लिए, पढ़ रहे हम लोग AR1 लाने के लिए। इतनी मेहनत करेंगे हम कि AR1 भी आ जाएगा, भगवान अगर चाहेगा तो। लेकिन एट द सेम टाइम ये पॉसिबिलिटी भी सोचने का कि अगर फेल हो गया तो टेंशन मत लो। पूरा टाइम ये डर लेके बैठा रहता है स्टूडेंट। पूरा टाइम स्टूडेंट के दिमाग में क्या डर होता है पता है, कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अगर मैं, अरे भाई ऐसे डर क्यों, डरोगे जिंदगी में तो कैसे जियोगे। तो देयरफॉर अपने दिमाग से डर निकालो बेटा, ठीक है, सबसे पहले। और पूरी ताकत लगा दो अपनी तरफ से, अपनी तरफ से ताकत लगा दो, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो। अगर अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाओगे, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करोगे, भगवान भी आपको उसमें साथ देगा और कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा, इंस्टीट्यूट भी कुछ नहीं कर पाएगा। 100%। लेकिन प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़ा करो, प्रॉपर प्लानिंग को अप्लाई किया करो और डेडिकेशन के साथ करो। डेडिकेशन मिसिंग है आजकल की जनरेशन की, ठीक है। क्या डेडिकेशन मिसिंग है, कि सुबह उठते हैं 7 बजे, 7 बजे उठे, 1 घंटा पढ़ा, फिर मोबाइल उठा लिया, फिर 15 मिनट दोस्त के साथ बात कर लिया, फिर 2 घंटा पढ़ा, फिर मोबाइल। बताइए मुझे नीचे कमेंट करके ऐसा होता है कि नहीं होता, बताइए होता है कि नहीं होता है। 90% लोगों के साथ ऐसा होता है, इसीलिए तो वो 10% जो बचे हुए वो पास होते हैं। आपको डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा बेटा। डेडिकेशन कैसा, आपको मोबाइल फोन बंद करके रख देना है भाई, बंद करके रख देना है मोबाइल फोन। आपको मोबाइल फोन टच नहीं करना है, आपको मोबाइल फोन टच करना है 5 घंटे बाद एक बार ओपन करो, 10 मिनट देखो, रख दो। ऐसा कौन सा बहुत अंबानी और अडानी हो आप यार, हाँ, जो आपको इतने इंपॉर्टेंट कॉल्स आने वाले जिंदगी में। हाँ, घर पे बैठे हो दिन भर, पढ़ाई कर रहे हो, आपका मेन ऑब्जेक्टिव ही आज की तारीख में पढ़ाई है। माँ बाप घर पर है, ठीक है, भाई बहन घर पर है, ठीक है, बस अब और किससे बात करना है तुमको, बाकी सब छोड़ो दुनियादारी। क्या करना है दूसरों से, दोस्तों से, यारों से, फ्रेंड से, गर्लफ्रेंड से, क्या करना है आपको, बाद में बात करना है। एग्जाम के बाद घूमना, गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, जिसके साथ घूमना है घूमो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी अभी आपको लाइफ में प्रायोरिटी समझ में आना चाहिए। आज की आपकी प्रायोरिटी क्या है, आज की आपकी प्रायोरिटी है कि आपको अगले 1.5 महीने बाद एग्जाम देना है। वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है जिंदगी की। एंड बिलीव मी, अगर वो प्रायोरिटी को आप समझ लो कि वो पहली प्रायोरिटी है, आप खुद ब खुद सब कुछ छोड़ दोगे। आप खुद ब खुद मोबाइल छोड़ दोगे, सोशल मीडिया छोड़ दोगे, दोस्तों को छोड़ दोगे, यारों को छोड़ दोगे, सबको छोड़ दोगे और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दोगे। और वही करना है बेटा आपको अगले 40 दिन के लिए।
बस वही बोलने के लिए मैं आज आपको आया था। एक किस्म का एक आग है, उसमें मैं घी डालने आया था, और कुछ नहीं। आग तो लगी है आपके अंदर, बस मुझे क्या करना था, उसमें घी डालना था। वो डालने का मैं काम कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं हमेशा करता रहता हूँ। मैं एक आखिरी बार कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू बेटा, ऑल द बेस्ट। और बिलीव मी, जब आप इतनी मेहनत करोगे ना, तो उसका जो फल मिलता है ना, जब सीए बनते हो, बहुत ब्यूटीफुल फल होता है। उस फल को आप, कोई भी या मैं भी, कोई भी शब्दों में बयान नहीं कर सकते। वी कैन नॉट एक्सप्लेन दैट इन वर्ड्स, इट इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। वो इम्पॉसिबल है कि मैं आपको शब्दों में एक्सप्लेन करूँ कि सीए बनने पे कैसा लगता है। वो बस आप बन कर ही देख लेना कैसा लगता है यार, ठीक है। तो सीए बनने पर कैसा लगता है वो कोई बता नहीं सकता है, वो आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अगले 2 महीने के लिए, ठीक है। तो टेक केयर ऑल ऑफ यू बेटा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग पूरी जान लगा दोगे, पूरी ताकत लगा दोगे, और डरोगे नहीं। डरोगे नहीं, थोड़ा बहुत डरना है, ज्यादा नहीं, ठीक है। अगर कोई गलत काम कर रहे हो तो डरो, अगर नहीं पढ़ रहे हो तो डरो, डिसिप्लिन नहीं दिखा रहे तो डरो, टाइम वेस्ट कर रहे हो तो डरो, अदरवाइज अगर पूरा दिन मेहनत कर रहे हो तो मत डरो। आप पास होंगे, अच्छे नंबर से पास होंगे, ठीक है। टेक केयर ऑल ऑफ यू, ध्यान रखो सब लोग अपना, बाय।